फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल में स्वागत है डिस्कवर आवर नॉलेज विद प्रभात। तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा होगा एंटिटी के बारे में। तो एंटिटी का एग्जांपल भी दिया था, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है, विप्रो हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, और भी बहुत सारा एग्जांपल था, एयरटेल लिमिटेड, जियो। तो ये सब क्या सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है या फिर आपको गुड्स दे रहा है, ठीक है, और उसके बदले वो कुछ पैसा लेता है, ठीक है। अगर आप उससे कुछ खरीदते हैं तो उस सामान के बदले पैसा लेता है, सर्विस अगर देता है तो सर्विस का पैसा लेता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है एंटिटी के बाद टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है? देखिए, टर्नओवर का मतलब इसमें किसी पीरियड का बात किया जाता है, जैसे कि कितना का आप सेलिंग किए हैं। सिंपली आप समझ लीजिए कि साल भर का सेल को ही टर्नओवर कहते हैं, ठीक है। ये साल भर के बाद हुआ, लेकिन एक दिन का भी टर्नओवर बोला जा सकता है। जैसे आज दिन भर में कितना का सेल किया, तो आज एक दिन का टर्नओवर हुआ, आज दिन भर का टर्नओवर। और अगर एक वीक का टर्नओवर बात किया जाए तो मतलब पूरे 7 दिन में कितना आप सामान बेचे हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे पूरे 1 वीक का टर्नओवर। पूरा मंथली टर्नओवर भी निकाल सकते हैं, तो एक महीना में कितना सेलिंग हुआ है उसको आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। मतलब सिंपली सेल को टर्नओवर बोला जाता है, और सेल यानी टोटल सेल, ठीक है। तो टर्नओवर मींस टोटल सेल्स। देखिए लिखा हुआ है ना, टोटल सेल्स मेड इन अ पार्टिकुलर पीरियड। किसी भी पीरियड का बात किया जाए, जैसे एक दिन का टोटल सेल्स को हम लोग टर्नओवर कहेंगे, एक दिन का, ठीक है। पूरे साल भर का अगर टोटल सेल्स का बात किया जाए तो पूरे साल भर का टर्नओवर उसको बोला जाएगा। और पूरा वीक का अगर टर्नओवर का बात किया जाए तो पूरे वीक में टोटल सेल्स कितना हुआ है उसको ऐड कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा, टर्नओवर निकल जाएगा पूरे वीक का। इसी तरह मंथली भी आप समझ सकते हैं। लाइव स्टॉक, तो देखिए आप लोग अभी तक देख रहे थे कि जो नॉन लिविंग होता है उसको सिंपली आप स्टॉक बोल रहे थे, लेकिन जो लिविंग होता है ना उसको लाइव स्टॉक कहते हैं। जैसे कि बहुत लोग ट्रेडिंग करता है, चाहे बिजनेस करता है, तो उसमें हॉर्सेस का भी करता है, हॉर्सेस का खरीद बिक्री कर रहा है, ठीक है, जानवर का खरीद बिक्री कर रहा है, बहुत कोई डॉगी का भी बिजनेस करता है, ठीक है। आजकल तो एक से एक डॉगी आ गया अलग अलग प्रजाति का, तो उसका भी सेल परचेज होता है। तो अगर आप जीवित चीजों का ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जीवित चीजों का अगर बिजनेस कर रहे हैं तो फिर इसको आप स्टॉक ना बोल करके क्या बोलेंगे, लाइव स्टॉक बोलेंगे। देखिए, डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल और हॉर्सेस आर नोन एज लाइव स्टॉक। समझ में आया? चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी हिंदी में इसको निवेश करना बोलते हैं। आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इंटेंशन क्या होता है? मान लीजिए आप रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीद लेते हैं, चाहे कहीं डिवेंचर में पैसा लगाते हैं, ठीक है, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिए, किसी कंपनी में पैसा लगा दिए, तो फिर क्या सोच के आप पैसा लगाते हैं? म्यूचुअल फंड ये सब खरीद लेते हैं, अपना पैसा वहां लगा देते हैं। तो क्या सोच के लगाते हैं? आप ये सोच के लगाते हैं कि आपको रिटर्न कई गुना करके मिलेगा, चाहे उसका मल्टीपल में कुछ एक्स्ट्रा ही आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। जैसे कि 10,000 पैसा लगाएं तो आप ये सोच करके नहीं देंगे कि 10,000 हम पैसा लगा रहे तो 10,000 ही वापस मिल जाएगा। 10,000 की जगह आपको 12,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा। मतलब कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोच करके ही आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब आपका इंटेंशन हमेशा यहाँ क्या रहता है, एक्स्ट्रा रिटर्न कमाना, ठीक है। देखिए, इट रेफर्स टू डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड। आप अपने फंड को डिप्लॉय करते हैं, अलग अलग जगह पैसा लगाते हैं, इन शेयर्स और डिवेंचर ऑफ कंपनीज। कंपनी का शेयर या डिवेंचर ये सब में जनरली पैसा लगाते हैं। आपका इंटेंशन उसमें क्या होता है, अर्निंग रिटर्न, ज्यादा पैसा कमाने का सोच करके ही उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट आर दोज बुक्स इन विच बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। सिंपल सा बात कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है आप कहीं ना कहीं तो लिखते होंगे। जैसे डेटर्स को उधार दिए हैं, क्रेडिटर से उधार लिए हैं, तो कहीं लिखते होंगे ना। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में आप क्या करते हैं, जनरली बिजनेस ट्रांजैक्शन का एंट्री करते हैं। तो जहां पर भी आप बिजनेस ट्रांजैक्शन का एंट्री कर रहे हैं, जिस खाता में कर रहे हैं, जो रजिस्टर में कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरली हम लोग कौन कौन सा अकाउंट और कौन कौन सा एंट्री मारते हैं, क्या लिखते हैं, जनरल का, ठीक है,
जनरल का एंट्री होता है, लेजर का एंट्री होता है, कैश बुक का होता है और सब्सिडरी बुक का होता है। ये सारा बुक्स हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करते हैं यानी बनाते हैं। तो आप लोगों ने अकाउंट भी पढ़ लिया होगा कि अकाउंट किसको कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल शुरू वाला क्लास में या इसके प्रीवियस क्लास में आप लोग अगर सारा क्लास किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि अकाउंट क्या होता है। अकाउंट यानी टी शेप में बनता है, आपको बताए थे। लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, डेबिट साइड बोलते हैं। राइट साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड बोलते हैं। डेबिट को DR से डिनोट करते हैं, क्रेडिट को CR से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर डेबिट साइड में अगर आप कोई एंट्री लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एंट्री डेबिटेड, ठीक है। और अगर क्रेडिट साइड में कोई एंट्री लिखते हैं इसका मतलब वो एंट्री क्रेडिट हुआ है। डेबिट साइड में जो लिखा है इसका मतलब वो डेबिट हुआ है, और जो क्रेडिट साइड में लिखा है इसका मतलब वो क्रेडिट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है कि एन अकाउंट हैज टू पार्ट्स। अकाउंट का दो पार्ट है, डेबिट और क्रेडिट। लेफ्ट साइड को डेबिट कहते हैं, राइट साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। और डेबिट का डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, इफ एन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड देन एंट्री इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड। अगर आपका कोई अकाउंट डेबिट हुआ है तो इसका मतलब एंट्री आपको कहां करना है, डेबिट साइड में करना है। इन सच एन इवेंट इट इज सेड टू बी अकाउंट इज डेबिटेड। और ऐसे सिचुएशन में आप अकाउंट को क्या समझेंगे कि वो डेबिट हो चुका है, ठीक है। नोट, ये डेबिट वर्ड कहां से आया, डेबिटर से आया है, ठीक है। ये लैटिन वर्ड से आया है। अगला क्रेडिट। क्रेडिट में भी उसी तरह डेबिट का उल्टा, इफ एन अकाउंट इज टू बी क्रेडिटर। अगर कोई अकाउंट क्रेडिटेड हुआ है इसका मतलब आपको उसको क्रेडिट साइड में एंट्री करना है, क्रेडिट साइड में, ठीक है। इन सच एन इवेंट इट इज सेड दैट अकाउंट इज क्रेडिट। और ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या समझेंगे कि वो अकाउंट क्रेडिट हुआ है। अगर आप क्रेडिट साइड में लिख दिए तो वो अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब नोट में यहां पर देखिए कि ये भी लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, क्रेडर, ठीक है। प्रोप्राइटर आपको बता दिए थे कि प्रोप्राइटर क्या होता है, जो मालिक होता है उसको प्रोप्राइटर कहते हैं। और द पर्सन हु कंट्रीब्यूटेड कैपिटल एंड बियर्स ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर, ठीक है। तो प्रोप्राइटर उसको कहते हैं जो बिजनेस शुरू करने के समय पैसा लगाता है, ठीक है, और सारा रिस्क भी वही बियर करता है। मतलब अगर बिजनेस में किसी तरह का लॉस होता है, ठीक है, तो उस लॉस को बियर कौन करेगा, वही मालिक ही ना करेगा। मान लीजिए मेरे दुकान है और उस दुकान में चोरी हो जाता है, तो हम कहीं से उधार बाकी लाए होंगे, तो उधार बाकी लाए होंगे तो वो तो हमको छोड़ नहीं देगा, वो हमसे पैसा मांगेगा, तो हमको अपना घर से पैसा लगाना पड़ेगा। तो लॉस बियर कौन कर रहा है, मालिक कर रहा है ना, कि पब्लिक ला करके उसको पैसा दे देगा, नहीं, बिजनेस आपका है तो आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। तो प्रोप्राइटर जनरली लॉस भी बियर करता है। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट थोड़ी ना पब्लिक को बांट देता है, वो भी तो अपने पास रखता है, तो लॉस भी होगा तो फिर उसी को बियर करना पड़ेगा। अब प्रोप्राइटर मतलब वो मालिक होता है बिजनेस का, अब फंड्स वही लगाता है। डेप्रिसिएशन अभी यहाँ पढ़े होंगे पिछले क्लास में। डेप्रिसिएशन किसको कहते हैं, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी जो फिक्स्ड एसेट है उसका कुछ वैल्यू घट जाता है उसका यूजेस के कारण, ठीक है, या फिर समय के कारण। समय यानी आप लंबे समय तक उसको यूज कर रहे हैं, चाहे पुराना हो गया तो फिर उसका वैल्यू भी घट जाता है। जैसे कि आप मोबाइल फोन आज लिए हैं और 1 साल के बाद बेचना चाहते हैं, 10,000 वाला मोबाइल फोन था, तो 1 साल के बाद ही 10,000 में बिक जाएगा क्या, नहीं बिकेगा, उसका वैल्यू कुछ गिर जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि 5,000 में बिकता है तो 5,000 वैल्यू क्या होगा, कम हो गया है और 5,000 में बिक रहा है। तो जितना वैल्यू कम हुआ है उस कम हुआ वैल्यू को डेप्रिसिएशन कहते हैं, समझ में आया। या फिर मान लीजिए कि मशीनरी आप 10,000 का खरीदते हैं इस साल, तो अगला साल भी वो मशीनरी 10,000 का ही रहेगा क्या, नहीं, वो मशीनरी का वैल्यू मान लीजिए कि घट के 9,000 हो गया, तो 1,000 वैल्यू घटा ना, कितना वैल्यू उसका घटा है, 1,000, तो वो घटा हुआ वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन अमाउंट कहेंगे, समझ में आया। मतलब 1,000 डेप्रिसिएशन है यहाँ पर, और हर साल उस मशीनरी का वैल्यू घटेगा। आज उसको 10,000 में खरीदते हैं, अगला साल 9,000, उसका अगला साल 8,000, उसके अगले साल 7,000, ऐसे कर करके हर साल वो कुछ ना कुछ उसका वैल्यू डाउन होते जाएगा,
और एक ऐसा समय आएगा जब उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और 0 नहीं हुआ तो उसका स्क्रैप वैल्यू कुछ बच जाएगा। स्क्रैप वैल्यू मतलब जो कूड़ा के दाम में बिक जाता है, जो कचरा में बिक जाता है, ठीक है। जैसे कि आप कोई मशीनरी खरीदते हैं ना, तभी खरीदने के ही टाइम वो बोल देता है कि ये मशीनरी आपके पास 10 साल चलेगा, या कोई भी इसको यूज करेगा तो 10 साल इसका चल ही जाएगा। लेकिन अगर आप इसको कूड़े में बेचिएगा 10 साल के बाद, तब भी हम गारंटी दे रहे हैं कि आपको इसका वैल्यू 2000 मिल जाएगा, ठीक है। तो वो होता है स्क्रैप वैल्यू। लोहा टीना बेचते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ मिलता है कि नहीं, बस इसी तरह। तो खैर वो सब आपको नहीं समझना है, आपको डेप्रिसिएशन समझना है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को हम लोग नॉन करेंट एसेट भी बोलते हैं, जो लंबे समय तक आप यूज करते हैं और जब उसका थोड़ा सा भी यूज किए हैं तो उसका वैल्यू गिर जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन देखिए इसका। डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन फिक्स्ड एसेट ऑफ एन एसेट, यहां लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ यूजेस और इट्स एफ्लक्स ऑफ टाइम, ठीक है। समय के कारण भी इसका वैल्यू गिर जाता है। वर्क ऑब्सोलेसेंस, काम ले रहे हैं तो फिर एक्सीडेंट हो गया, जैसे कि आप कार से कहीं जा रहे थे, कार कहीं ठोक दिए, तो अभी उसका वैल्यू अगर 4 लाख था ना, तो अब उसको ठोक दिए, चपटा हो गया, अब उसका वैल्यू 3.5 लाख हो गया। चाहे कुछ वैल्यू उसका कम हो जाता है, एक्सीडेंट के भी कारण उसका वैल्यू कम हो जाता है, तो वो कम हुए वैल्यू को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। इट इज एन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। और डेप्रिसिएशन हम लोग क्यों हर साल निकालते हैं? ताकि वो जो एसेट है उसका करंट वैल्यू पता चल सके। जैसे 10,000 में आप खरीदे तो हर साल उसका वैल्यू 10,000 नहीं ना रहेगा, उसका वैल्यू क्या होगा? घटते जाएगा हर साल। तो अगले साल अगर आपको उसका वैल्यू पता करना है तो फिर क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अमाउंट उसका वैल्यू से घटा देंगे। मतलब 1,000 मान लीजिए वैल्यू उसका कम हो गया है, तो फिर 10,000 में से 1,000 घटा देंगे तो 9,000 वैल्यू हो गया है उसका, ठीक है। अब देखिए बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल और एंटरप्राइज एट अ गिवन डेट व्हिच एग्जिबिट्स इट्स एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रिजर्व्स एंड अदर अकाउंट्स बैलेंस एट देयर रिस्पेक्टिव बुक वैल्यू, ठीक है। मतलब बैलेंस शीट आप सिंपल सा समझ लीजिए कि ये एक स्टेटमेंट होता है। जैसे बैंक से आप स्टेटमेंट निकालते हैं ना, कि हमको 1 महीना का आप स्टेटमेंट निकाल के दीजिए कि मेरा क्या स्टेटस है, हम कितना लेन देन किए हैं बैंक से, तो आपको एक जगह एक पेज में सारा स्टेटमेंट निकाल के देता है। इसी तरह बैलेंस शीट होता है, हर एक कंपनी का बैलेंस शीट होता है। अगर मान लीजिए उस कंपनी में आप पैसा लगाना चाहते हैं या फिर कंपनी को खरीदना चाहते हैं, तो आप उस कंपनी का बैलेंस शीट मांगिएगा और उस बैलेंस शीट में उस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगा। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब अभी क्या स्थिति है उस कंपनी का, ठीक है। उसका एसेट कितना है उसके पास, लायबिलिटी कितना है उसके पास, कैपिटल कितना है, रिजर्व्स कितना है। मतलब लगभग अगर आप ओवरव्यू लेना चाहते हैं उस कंपनी का, मतलब बाहर से कुछ आइडिया अगर लेना चाहते हैं, तो बैलेंस शीट से अच्छा ऑप्शन और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब बैलेंस शीट अगर आप देखते हैं उस कंपनी का, तो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रिजर्व्स, बहुत सारा फिगर्स आपको वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगला से आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा कि आपके पास कैश कितना है, बैंक में बैलेंस कितना है, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट कितना करके रखे हैं, कहां आप पैसा लगाए हैं, आपका कितना उधार बाकी है, लायबिलिटीज कितना है, ये सब कुछ भी आपको उससे नहीं पूछना है। बैलेंस शीट मांगिए, सारा जानकारी आपको उसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट क्या होता है? एक तरह से स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग उसको उस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाता है, ठीक है। मार्केट में उसका क्या पोजीशन है, बाकी सारा कंपनी से कितना ऊपर नीचे है, ठीक है। ये सब आपको वहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। और ये किसी एक खास डेट का होता है, जैसे आप किसी साल का बैलेंस शीट मांगिएगा, जैसे 2020 का बैलेंस शीट दो, 2019 का बैलेंस शीट दो, ठीक है। तो हर साल बैलेंस शीट बनता है। जैसे आपका साल शुरुआत होता है 1 अप्रैल और एंड होता है 31 मार्च अगले साल का, ठीक है। तो हर साल 31 मार्च को बैलेंस शीट कंप्लीट कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए स्पेशल ट्रांजैक्शन, इसको स्पेशल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में इसलिए डाला गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चों को इसमें परेशानी होती है, ठीक है। और कंफ्यूज भी सब होते हैं ज्यादातर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब आप किसी से काम ले लिए हैं और उसको पेमेंट करना था लेकिन आप नहीं किए हैं अभी तक। जैसे कि आप कहीं ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, पूरा 1 महीना ट्यूशन पढ़ लिए और सर को अभी तक फी नहीं दिए,
ठीक है, तो पूरा महीना पढ़ लिए और आपको वहां पर खर्च करना था, मतलब सर को फी पे करना था, तो वो आपका एक्सपेंस था। और जिस एक्सपेंस को आप पे नहीं किए हैं तो उस एक्सपेंस को हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। ये आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, लेकिन उस टीचर के लिए क्या है ये आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, कि टीचर के लिए वही एक्सपेंस को हम लोग एक्रूड इनकम कहते हैं। मतलब एक्रू हो गया है और अभी तक टीचर को मिला नहीं। ठीक है, आपके लिए तो इनकम नहीं है, आपके लिए एक्सपेंस है जो कि आप पे नहीं किए हैं, इसलिए आपके लिए क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एसेट होता है या फिर लायबिलिटी होता है। तो यहाँ दो एस्पेक्ट है, आप स्टूडेंट हैं और हम टीचर हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होगा और मेरे लिए वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी मेरे वर्ड्स में वो एक्रूड इनकम है, तो एक्रूड इनकम मेरे लिए क्या है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए लायबिलिटी होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पे करना है, आज नहीं तो कल पे करना है। आपने सर्विस ले लिया हमसे और आपको पे करना है, तो जहां भी पे करना रहता है आपका उधार हो जाता है, तो फिर जहां भी आपको पे करना रहता है उसको आप लायबिलिटी समझते हैं। लेकिन हमको आपसे कैश मिलने वाला है, और मिलने वाला है तो एसेट है, मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो एसेट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए कि इट रेफर्स टू एक्सपेंस व्हिच हैव बिकम ड्यू, मतलब ड्यू हो गया और अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग बट हैव नॉट बीन पेड। ठीक है, और ये जो दो पॉइंट है ना, जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़िएगा उसमें क्लियर होगा। आगे देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस यानी आप एडवांस में हमको पे कर दिए हैं, तो आपके लिए वो प्रीपेड एक्सपेंस होगा। जैसे आप स्टूडेंट, हम टीचर, ठीक है, आप आए मेरे पास ट्यूशन पढ़ने और एडवांस में हमको पेमेंट कर दिए, फीस आप एडवांस में दे दिए, तो आपके लिए वो क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंस होगा। और मेरे लिए होगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या फिर अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, समझ में आया। तो अब ये क्या हो जाएगा, आपके लिए क्या होगा, मेरे लिए क्या होगा, ये बात सोचना है कि प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए क्या होगा, एसेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने हमको पेमेंट कर दिया है लेकिन अभी तक बेनिफिट नहीं लिया। एसेट का डेफिनेशन याद कीजिए, एनीथिंग जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर फ्यूचर में कभी भी उससे आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है, तो फिर वो आपके लिए एसेट है। तो आपको हमसे फ्यूचर में बेनिफिट होगा कि नहीं, आप हमको पहले पेमेंट कर दिए हैं तो ट्यूशन पढ़ना तो बाकी है, तो जब तक ट्यूशन नहीं पूरा पढ़ लेते हैं तब तक वो आपके लिए एसेट रहेगा। हो सकता है कि आप ना पढ़ना चाहें तो पैसा वापस भी मांग लें, और वापस मांगेंगे तो कैश में तो कन्वर्ट हो जा रहा है आपके लिए, इसलिए ये एसेट है आपके लिए। लेकिन मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है, अनअर्न्ड इनकम, जो हम अर्न अभी तक नहीं हुआ है लेकिन फिर भी अर्न कर लिए, या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमको एडवांस में इनकम आ गया, ठीक है, जो कि अभी तक मेरा ड्यू भी नहीं हुआ है और अभी तक हमको आपसे लेना भी नहीं चाहिए था लेकिन ले लिए, तो फिर इसलिए मेरे लिए ये लायबिलिटी होगा, ना कि एसेट। लायबिलिटी क्यों होगा, क्योंकि हमको अभी सर्विस आपको देना है, ठीक है, और जब तक आपको हम सर्विस नहीं दे देते हैं तब तक ये मेरे लिए लायबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रीपेड एक्सपेंस का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, जो आपके लिए है कि इट रेफर्स टू एक्सपेंस व्हिच हैव बीन पेड इन एडवांस, दे आर नॉट येट ड्यू बट पेड। अभी तक ड्यू नहीं हुआ लेकिन आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया, इसलिए आपके लिए क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस। स्पेशल ट्रांजैक्शन 4 ही हैं, जिसमें 2 आप पढ़ लिए और 2 और हैं जो कि आपको हम बता चुके हैं। देखिए, यह है एक्रूड इनकम, जो आपके टीचर के लिए था। कैसे, इट रेफर्स टू एन इनकम व्हिच हैज बीन अर्न्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट हैज नॉट येट रिसीव्ड। एक्रूड इनकम मतलब एक्रू हो गया है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हम आपको, मान लीजिए कि हम आपके टीचर हैं
और आप मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आपने पूरा मंथ ट्यूशन पढ़ लिया और आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, यानी फीस पे नहीं किया है, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक्रूड इनकम होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्रू हो गया, हम ट्यूशन पूरा पढ़ा चुके हैं लेकिन अभी तक पैसा रिसीव नहीं हुआ, यानी फी रिसीव नहीं हुआ है। तो इसीलिए इसको हम लोग एक्रूड इनकम कहते हैं। किसके लिए? मेरे लिए, यानी टीचर के लिए। आपके टीचर के लिए ये एक्रूड इनकम होगा। बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, यहाँ स्टूडेंट टीचर ले रहे हैं ताकि इससे आपको जल्दी समझ में आए, ठीक है। तो एक्रूड इनकम, अब बात आता है कि मेरे लिए एसेट है या फिर लायबिलिटी है। आपके लिए ये एसेट है कि लायबिलिटी है, ये बताना है, ठीक है। तो आपके जो टीचर हैं उसके लिए एक्रूड इनकम एसेट है। एसेट क्यों है ये आपको पहले ही हम बता दिए थे जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बता रहे थे, ठीक है, कि एक्रूड इनकम क्या होता है? मेरे लिए एसेट है क्योंकि आपसे रिसीव होने वाला है। आप आज नहीं तो कल हमको पैसा देने वाले हैं क्योंकि आप ट्यूशन तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आपके लिए ये लायबिलिटी है क्योंकि आपको पे करना है, आपको हमको पे करना है, इसीलिए आपके लिए लायबिलिटी है, ठीक है। तो एक्रूड इनकम क्लियर हो गया। बाकी ये दोनों पॉइंट अकाउंटिंग इक्वेशन में क्लियर होगा। आगे देखते हैं अनअर्न्ड इनकम, जो आपको हम बोले थे कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसको और क्या बोलते हैं? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी इसको कहते हैं। तो इट रेफर्स टू एन इनकम विच हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी आपने महीना का शुरुआत में ही पेमेंट कर दिया। आप हमसे ट्यूशन पढ़ते हैं और महीना शुरू ही हुआ है और आपने एडवांस में हमको पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या होगा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या फिर अनअर्न्ड इनकम। लेकिन आपके लिए ये क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस है। अब बात होगा कि ये जो अनअर्न्ड इनकम है मेरे लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? तो ये मेरे लिए लायबिलिटी है। आपके टीचर के लिए ये लायबिलिटी होगा क्योंकि एडवांस में उनको पैसा मिला है। जब तक वो आपको सर्विस नहीं दे देते हैं, मतलब पूरे महीना ट्यूशन नहीं पढ़ा देते हैं, तब तक वो पैसा भी उनका नहीं होता है, ठीक है। आप चाहें तो बीच में उनसे वापस ले सकते हैं, ठीक है, अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं तो। और आपके लिए ये क्या हो जाएगा? एसेट होगा। एसेट क्यों होगा? क्योंकि इससे आपको इन फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाला है, मतलब आप ट्यूशन पढ़ने वाले हैं उनसे, ठीक है। तो चूंकि आप बेनिफिट लेने वाले हैं इसलिए आपके लिए ये एसेट होगा और उस टीचर के लिए लायबिलिटी होगा। तो अनअर्न्ड इनकम भी आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। तो देखिए यहां पर आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए कि एक बिजनेस चल रहा है जिसमें 3 पार्टनर हैं या फिर 4 पार्टनर। एग्जांपल, चलिए 3 पार्टनर ले लेते हैं। तो उसमें सब लोग 1-1 लाख कैपिटल लगाए हैं, मतलब पूंजी लगाए हैं बिजनेस शुरू करने के लिए। अब एक पार्टनर बोला कि हमको 5,000 का जरूरत है, हम अपने बिजनेस से काउंटर से 5,000 निकाल के जा रहे हैं, घर में हमको जरूरत है, खर्चा करना है, ठीक है। तो बाकी 2 पार्टनर जो बचा ना, बोला कि हम लोग भी 5-5 हजार लेके जाएंगे क्योंकि पूंजी तो बराबर लगाए हैं 1-1 लाख का, सिर्फ तुम ही क्यों लेके जाए, घर में मेरा भी जरूरत है, ठीक है। तो जितना पार्टनर सब अगर इस तरह से पैसा निकालते रहेगा तो फिर बिजनेस में लॉस हो जाएगा। तो फिर इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया। क्या सॉल्यूशन निकाला गया? कि वो लोग बात किया कि जो भी पार्टनर अगर पैसा बिजनेस से निकालता है तो उस पार्टनर को ब्याज भी देना पड़ेगा। जितना निकालेगा उतना का ब्याज, और जितना महीना के लिए निकालेगा, जितना ड्यूरेशन के लिए निकालेगा, उतना ड्यूरेशन का कैलकुलेट करके ब्याज देना पड़ेगा। जैसे कि साल भर का ब्याज 10% फिक्स किया गया, ठीक है। ये एग्जांपल बस दे रहे हैं कि मान लीजिए कि 10% ब्याज आपको फिक्स किया गया है। तो 5,000 अगर आप निकालते हैं और साल भर के बाद अगर आप पेमेंट करते हैं, वापस करते हैं बिजनेस को, तो फिर 10% ब्याज 500 होगा। 5,000 प्लस 500, 5500 आपको बिजनेस में देना पड़ेगा। और जो एक्स्ट्रा आप दिए हैं जो ब्याज 500, वो 500 फिर बाकी पार्टनर बांट लेगा, ठीक है। तो इससे जस्टिस हुआ ना, ये जस्टिस होना जरूरी था। अगर ये जस्टिस नहीं होता तो फिर सारा पार्टनर पैसा निकाल लेता, अब बिजनेस फिर लॉस में चला जाता, ठीक है। तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द इंटरेस्ट चार्ज फॉर द ड्राइंग मेड बाय द ओनर।
ठीक है, जो मालिक होता है वो अगर ड्राइंग्स करता है तो उसके बदले वो अपने ही बिजनेस में ब्याज लेता है। ठीक है, तो जो ब्याज दिया उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। आपको याद होगा ड्राइंग याद है ना कि भूल गए? उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा ड्राइंग मतलब जो मालिक होता है अपने बिजनेस से पैसा निकालता है, चाहे तो गुड्स निकाल के अपने घर के लिए यानी पर्सनल यूज में उसको उपयोग में लाता है तो उसको ड्राइंग कहते हैं। मतलब जो पैसा निकाला, चाहे गुड्स निकाला और उसको पर्सनल यूज में ला रहा है, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है या फिर गुड्स को पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो फिर उसको हम लोग ड्राइंग्स कहते थे। टोटल ड्राइंग में कैश प्लस गुड्स दोनों का जोड़ करके निकाल लेते थे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया। तो आप जो भी ड्राइंग करते हैं उसके बदले आपको ब्याज देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो अब देखिए एक और एग्जांपल आपको लेते हैं कि 3 पार्टनर है। मान लीजिए एक पार्टनर 1 लाख कैपिटल लगाया, एक पार्टनर 2 लाख लगाया और एक पार्टनर 4 लाख लगाया। जिसके पास जैसा पैसा था उसके हिसाब से सब अपना अपना कैपिटल लगाया। तो अब तीनों पार्टनर एक साथ बिजनेस कर रहा है तो जो प्रॉफिट हो रहा है ना ये लोग बराबर बांटता है। मान लीजिए कि 9000 प्रॉफिट हुआ तो तीनों बराबर बराबर बांट लेता है, 3000 3000 3000। ठीक है, तो जो 1 लाख कैपिटल लगाया उसको तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम 1 ही लाख लगाए, हमको 3000 मिल रहा है, बाकी जो 4 लाख लगाया उसको भी प्रॉफिट 3000 मिल रहा है। तो फिर बाकी दोनों पार्टनर तो बेवकूफ नहीं है, वो लोग बोला कि नहीं ये जस्टिस नहीं हो रहा है, हम लोग फिर अपना जो कैपिटल एक्स्ट्रा लगाए हैं वो निकाल लेंगे। मतलब जो 4 लाख लगाया वो बोला कि हम 3 लाख घर लेके जा रहे हैं, और जो 2 लाख लगाया वो बोला हम 1 लाख घर लेके जा रहे हैं, 1 लाख ही हम लोग तीनों रहने देते हैं। जब प्रॉफिट बराबर बट रहा है तो फिर कैपिटल भी बराबर होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया कि जो जितना कैपिटल लगाया है उस कैपिटल के बदले उसको ब्याज भी मिलेगा। मान लीजिए कि 10% अगर कैपिटल पर ब्याज बोला गया है कि आपको बिजनेस देगा, तो फिर जो 1 लाख लगाया है ना उसको 1 साल में 10% का मतलब 10,000 इंटरेस्ट मिलेगा, और जो 2 लाख लगाया है उसका 10% 20,000 मिलेगा, और जो 4 लाख लगाया है उसको कितना मिलेगा? 4 लाख का 10% 40,000। मतलब साल भर में एक को 10,000 मिलेगा, एक को 20,000, एक को 40,000। तो अब जस्टिस हुआ कि नहीं? तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो जितना कैपिटल लगाया उतना पर उसको ब्याज भी बिजनेस देगा। ठीक है, ताकि जस्टिस हो सके सारे पार्टनर्स के साथ। अब देखिए डेफिनेशन इसका कि इट इज एन इंटरेस्ट अलाउड टू द ओनर टू कंपनसेट हिम कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल इन द बिजनेस। जो बिजनेस में ये लोग कैपिटल लगाया है उसके लिए ये लोग को ब्याज भी मिलेगा। अब देखिए डेप्रिसिएशन आपको अभी बता चुके हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होगा। इट रेफर्स टू fall in the value of fixed asset due to normal wear and tear, passage of time or expected obsolescence or any other reason। मतलब कोई भी रीजन से फिक्स एसेट का वैल्यू कम हो सकता है। जो आपके पास एसेट है उसका वैल्यू कम हो सकता है, या तो बहुत दिन हो गया, या तो आप उसको पटक दिए हैं, या तो एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, या फिर नॉर्मल वियर एंड टियर, बहुत सारे कारण है जिसके कारण से उसका वैल्यू कम हो गया है। तो जितना वैल्यू कम होता है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, आगे इसका अकाउंटिंग एक्शन में ट्रीटमेंट क्या करना है ये आपको उस चैप्टर में समझ में आएगा। अभी क्योंकि बेसिक्स पढ़ा रहे हैं तो आपका माइंड उतना डेवलप नहीं है कि एक एक चीज समझ में आ जाए। जब वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें और लाइक करें। अगर आपका कुछ सजेशन है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, और वो हर एक स्टूडेंट तक आप ये वीडियो को पहुंचा दें जिसको इस वीडियो की जरूरत है। ठीक है, अभी नीडी स्टूडेंट्स बहुत लोग हैं जो घर में बैठे हुए हैं। तो जो घर में बैठे हुए हैं जिनको अभी कोई काम नहीं है वो आराम से अभी घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, उनको जरूर से जरूर आप हमारे वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।